हॉरर फिल्मों में इतने बड़े ट्विस्ट कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये मूवी बाकी हॉरर फिल्मों से बिल्कुल अलग है। जो तुम लोग आंखों से देखोगे ये कितना सच है और कितना झूठ, ये मूवी के आखिर में ही पता चलेगा। आज की मूवी है अनइनवाइटेड। तो मूवी शुरुआत में दिखता है लड़की का नाम एना आइवर्स है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक समुद्र तट की पार्टी में होठों के एक्सरसाइज में लगी हुई थी। तभी एना कहती है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। ये कहते हुए एना वहां से चल देती है। वहां उसे उसकी बहन एलेक्स आइवर्स मिलती है। एलेक्स एना से पूछती है क्या हुआ। एना कुछ नहीं बताती। वो वहीं से निकल जाती है और जंगल के रास्ते से जाते हुए एना देखती है कि 3 प्लास्टिक के थैले पड़े हैं। एना उनके पास जाकर थैले खोलती है और उसमें से एक लड़की का मृत शरीर निकलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एना डर के मारे भागने की बजाय थैले के पास ही रहती है। और जब वो शव को देख रही होती है तो अचानक शव का सिर उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है घर मत जाना एना। ये सुनकर दौड़ते हुए घर पहुंचती है और सीधे बोट हाउस की तरफ जाती है, मतलब जहां एना की बीमार मां रखी हुई है। एना की मां को देखभाल के लिए एक नर्स रहती है क्योंकि मां बहुत कमजोर है। उस वक्त नर्स बोट हाउस में ही थी। एना दौड़ते हुए कमरे में जाती है और देखती है कि एना के पिता के कमरे के दरवाजे से खून बह रहा है। अचानक एक लाइट लैंप नीचे गिर जाता है। तभी साथ ही बोट हाउस में धमाका होता है और आग लग जाती है। दृश्य बदलता है। अब दिखता है कि एना एक मानसिक अस्पताल में है। वह अपने डॉक्टर को अपने सपनों के बारे में बता रही है, यानी कि अभी तक जो घटनाएं हुई सब कुछ एना के सपने थे। ऐसा लगता है जैसे मेरी मां मुझे अपने सपनों के जरिए कुछ कहना चाहती हैं। यह बता दूं कि 10 महीने पहले एना की मां एक हादसे में मर गई थी, वो भी उसी बोट हाउस में, और वो भी आग लगने से। मां की इस अचानक मौत को सहन न कर पाने के कारण एना ने आत्महत्या की कोशिश की और इसी वजह से एना लगभग 10 महीने से अस्पताल में है। लेकिन उस रात जब उसकी मां आग में जलकर मर गई थी, उस दिन क्या हुआ था एना को कुछ याद नहीं। डॉक्टर एना से कहते हैं सुनो एना, इन सब सपनों का एक ही कारण हो सकता है और वो है हमारी जीने की चाहत। इंसान कभी कभी याद रखने के लिए जीता है तो कभी कभी भूलने के लिए। तेरे मामले में शायद भूल जाना ही सही है। इसके बाद डॉक्टर एना से एक रहस्यमयी बात कहता है, जो तुमने शुरू किया है उसे पूरा करो। यह कहकर डॉक्टर एना को हॉस्पिटल से छोड़ देता है। फिर एना को लेकर उसके पिता स्टीफन हॉस्पिटल आते हैं। एना बैग पैक करने जा रही होती है। तभी एक पागल लड़की उसके सामने आकर कहती है तू चली गई को मैं अपना किस्से बताऊंगी। मत जा, तू मत जा। कुछ नर्स आकर उस पागल लड़की को लेकर चली जाती है। फिर एना अपने पापा स्टीवन के साथ घर जाती है। रास्ते में स्टीवन एना को अपनी नई लिखी हुई किताब देता है जो उसने अपनी दोनों बेटियों एना और एलेक्स के लिए लिखी थी। एना ये देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद स्टीवन एना को एक कुकीज का डब्बा देता है और कहता है ये राचेल ने बनाई है, ये तुम्हारी नई माँ है। बता दूं कि राचेल एना की माँ की नर्स थी। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब एना की माँ बीमार थी तब उनकी देखभाल के लिए राचेल को रखा गया था और माँ के मरने के बाद स्टीवन का राचेल के साथ रिश्ता हो गया। समझो मामला उलझ गया था। राचेल ने बनाया था। यह बात सुनते ही एना ने बॉक्स बंद कर दिया, जिससे पता चलता है कि एना राचेल को ज्यादा पसंद नहीं करती। फिर एना घर पहुंचती है और अपनी बहन एलेक्स को ढूंढने लगती है। जब एना और राचेल की मुलाकात होती है तो राचेल कहती है कि तुम्हारे घर वापसी की खुशी में हमने एक पार्टी रखी है। लेकिन एना इस बात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती और कहती है कि मैं बोट हाउस के पास जा रही हूँ। बोट हाउस इस सामने जाकर एना देखती है कि 10 महीने पहले जो बोट हाउस आग लगने से जल गया था उसे फिर से पहले जैसा बना दिया गया है। देखकर पता नहीं चल रहा था कि कोई बड़ी घटना हुई थी। एना बोट हाउस के अंदर झांकती रहती है और तभी वहां अलेक्स नजर आता है। अलेक्स एना से कहता है यकीन नहीं हो रहा ना, यहाँ कुछ तो हुआ था। इसके बाद एना और अलेक्स बैठकर बात करने लगते हैं। अलेक्स कहता है जब तू अस्पताल में थी मैंने तुझे कई चिट्ठियां लिखी पर तूने एक का भी जवाब नहीं दिया, क्यों? एना कहती है चिट्ठियां? मुझे तेरी कोई चिट्ठी नहीं मिली, शायद मेरे डॉक्टर ने मुझे चिट्ठियां नहीं दी। अलेक्स चिल्लाता है नहीं, डॉक्टर ने नहीं दी, मैं जानता हूं किसने दी। फिर एना देखती है कि अलेक्स उनके पिता स्टीवन के पास जाता है। जाकर कहती है तुम मेरी एक भी चिट्ठी एना तक पहुंचाने नहीं दिए है ना, ताकि तुम और तुम्हारी नए गर्लफ्रेंड के झगड़े की खबर भी ना पहुंचे। इस पर स्टीवन कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप बैठा रहता है। एलेक्स वहां से निकल जाता है। फिर एना घर में जाकर देखती है कि राचेल ने उनका पूरा कमरा अपनी मर्जी से बदल दिया है। यहां तक कि रसोई में रखा एक पुराना चाक बोर्ड भी स्टोर रूम में रख दिया है। एना स्टोर रूम में जाती है और एक छोटी सी घंटी पाती है जो एना की मां के हाथ में होती थी जब वो बीमार थीं। किसी को बुलाने के लिए वो घंटी इस्तेमाल करती थी। तो एना पूछे वो अपने परिवार की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। वो आखिरी फोटो में अपनी मां को देखती है जब राचेल घर में नर्स की नौकरी करती थी। एना वो फोटो देखते रह जाती है।
अगली सीन में दिखता है कि एना सो रही होती है, तभी अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो देखती है कि उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल रहा है और कोई अंदर आ रहा है। फिर एना देखती है कि एक हाथ उसके बिस्तर की चादर को पकड़कर खींच रहा है। एना डर के मारे कांपने लगती है। वो हाथ बार बार उसकी चादर को खींचता रहता है और जैसे ही वह बिस्तर पर चढ़ने वाला होता है तभी नींद टूट जाती है। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही पता चलता है कि वो भी एक सपना था। लाइट जलाते ही एना देखती है कि उसकी बहन एलेक्स आ गई है। किसी पार्टी से वो ड्रिंक करके आई है। एलेक्स एना के पास हमारी माँ की वो घंटी देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये घंटी तुमने क्यों लाई? मुझे ये पसंद नहीं है। एना कहती है, क्या बोल रही हो तुम? ये हमारी माँ की आखिरी याद है। याद नहीं, जब माँ बीमार थी तब ये घंटी उसके पास थी, इसी से माँ हमें बुलाती थी। एलेक्स कहती है, हाँ याद है, और ये भी याद है कि वो घंटी राचेल लाई थी, लेकिन माँ की मदद के लिए नहीं। ये घंटी तो जानवरों की दुकान से लाई गई थी। मार ने राचेल का हाथ बांध दिया था ताकि जब पापा से प्यार करने का समय हो मम्मी की आवाज सुनाई दे। मैं सब जानता हूं। एना कह रही है, तुम ये बातें बना रही हो। एलेक्स कहता है, हाँ मैं नशे में था लेकिन सब देख रहा था। अगले दिन सुबह एना को देखा गया कि वह पुराना चॉकबोर्ड स्टोर रूम से निकालकर किचन में लगा रही है। ये राचेल को समझाने के लिए कि पुराना होने के बावजूद ये उनका पसंदीदा है। इसी वक्त राचेल आती है और एना से कहती है, जब मैं पहली बार इस घर आई थी मैंने तुम्हें देखकर बस एक बात सोची थी कि तुम एलेक्स से अलग दयालु हो। तुम्हारे अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस परिवार को नए सिरे से सजाने में तुम मेरी मदद करो, तब तुम भी रह सकते हो। मतलब अस्पताल से वापस आने के बाद एना को इग्नोर करने की बात को लेकर रेचल थोड़ी नाराज है। फिर एना एलेक्स के साथ बोट हाउस के किनारे तैराकी करने लगती है। तभी दूर से मैट को आते देख एलेक्स वहां से चला जाता है। मैट स्टीवन और उसके परिवार के राशन का खाना लेकर आता है। मैट वही इंसान है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में एना के साथ होंठों को छूते हुए देखा था। तो मैट एना से कहता है, उस रात मैं तुम्हारे पीछे पीछे था एना, मैंने सब कुछ देखा जो हुआ था। मैट कुछ और कहने वाला था कि तभी राचेल वहां आ गई और मैट से बोली, तुम्हें देर हो रही होगी मैट, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। मतलब राचेल नहीं चाहती थी कि मैट यहां रहे। मैट वहां से चला गया। फिर एना कुछ सामान लेकर बोट हाउस के अंदर आई। उसने उस टैंक को देखा और कुछ सोचने लगी, फिर वहां से निकल गई। रात को सब लोग साथ बैठकर मूवी देख रहे थे, लेकिन राचेल और अपने पिता की नजदीकी देखकर एना नाराज हो गई और वहां से चली जाती है। और उसके पिता के ऑफिस की एक कांच की पेपर वेट देखकर एना जैसे थोड़ी रुक जाती है। उस रात की कुछ यादें हैं जो एना के दिल के अंदर बसी है, लेकिन पूरा याद नहीं आ पाती। तभी बोट हाउस से एना को बैल बाजार की आवाज सुनाई देती है, जो उसकी मां के बीमार रहने के वक्त बजती थी। एना दौड़ती हुई बोट हाउस के अंदर जाती है और अचानक देखती है कि एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही है, और वह काली परछाई कोई और नहीं बल्कि उसकी मृत मां है। दिखता है कि उनका शरीर आग से झुलस चुका है और वो किसी तरह खड़ी होकर खिड़की की तरफ कुछ इशारा कर रही है। एना चिल्ला उठती है। तभी वहां एलेक्स आ जाता है। एना समझ जाती है कि ये कोई सपना या हेलुसिनेशन नहीं है। तो एना एलेक्स से कहती है, मुझे लगता है मां की आत्मा कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो बार बार मेरे सामने आ रही हैं। उसी वक्त खिड़की के पास से एना देखती है कि राचेल उसे बुला रही है। एना एलेक्स से कहती है, उस रात शायद राचेल ने हमारे बोट हाउस में आग लगाई थी मां को मारने के लिए, इसलिए मां ने मुझे ये बताना चाहा। इसके बाद एलेक्स और एना बाथरूम में जाकर बैठते हैं और राचेल के बारे में बात करने लगते हैं। एलेक्स कहता है कि हमें राचेल के बारे में और जानना होगा कि राचेल कौन है, आया है, मुझे तो शक हो रहा है। तभी राचेल एना को शॉपिंग मॉल ले जाने के लिए बुलाने लगती है। एना राचेल के साथ शॉपिंग मॉल जाती है और राचेल के बारे में जानने की कोशिश करने लगती है। एक कॉफी शॉप में बैठकर राचेल एना को अपनी नर्स रहते हुए की जिंदगी की कहानी सुनाती है। राचेल कहती है, वो दिन कितने डरावने थे, कुछ पैसों के लिए मैंने कितनी बातें सुनी है, कितनी चीजें की हैं, बुजुर्ग और बीमार लोगों से बहुत बातें सुनी, और मैं बस यही सोचती थी कि ये लोग तो बहुत जल्दी मर जाएंगे। जो भी कहें। एना ने ध्यान दिया कि राचेल की गर्दन में एक मोती की माला है जो राचेल बार बार छू रही है। राचेल कहती है, ये मुझे एक मरीज ने दिया था, बहुत सुंदर है ना? एना कहती है, हाँ बहुत सुंदर। इसी बीच एना देखती है कि उस कॉफी शॉप में एक अजीब सी लड़की उसकी तरफ देख रही है। एना ने उस लड़की को पहले भी अपने सपनों में देखा था। जैसे ही एना नजरें हटा लेती है, वो लड़की भी अचानक गायब हो जाती है। एना हैरान रह जाती है। फिर एना मैट को देखती है और राचेल से कहती है, चल शॉपिंग करते हैं। असल में मैट उसी कॉफी शॉप के पास वाले शॉपिंग मॉल में काम करता था।
एना मॉल जाती है और मैट से कहती है, आज रात 11 बजे मिलने आना। जो तुम्हें कहना है मुझे पता है, लेकिन पूरी कहानी मैं सुनना चाहता हूं। मैट मान जाता है। रहस्य धीरे धीरे खुल रहा है। उसी वक्त राचेल उन्हें देख लेती है और नाराज हो जाती है। फिर मैट से कहती है, अब तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है मैट, जो भी चाहिए मैं खुद ले आऊंगी। ये कहकर राचेल एना को लेकर निकल जाती है। फिर घर वापस आकर एलेक्स से कहती है कि मैट आज रात आएगा और सब कुछ साफ साफ बताएगा। उसके बाद एलेक्स और एना राचेल की वार्डरोब में एक इंजेक्शन वाला बैग देखते हैं। साथ ही वहां कुछ नींद की दवाइयां भी होती हैं। क्योंकि राचेल एक नर्स थी तो ये सब होना तो सामान्य था, लेकिन इतने सारे नींद की दवाइयां होना थोड़ा अजीब था। फिर रात को एना और एलेक्स मैट का इंतजार करने लगे, बहुत देर तक। मैट वहां नहीं आया। एना बहुत चिंतित हो गई। दोनों घर लौट आए। जब आई थी तभी उसने देखा कि मैट आया है, खिड़की से उसके पास मिलने। मैट का पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था, ठंड से कांप रहा था। एना उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी एना ने देखा कि मैट की पीठ पर एक हार उठी हुई है, ऐसे जैसे हार टूट गया हो। एना चौंक गई और तभी मैट अपना हड्डी खींचते हुए कहता है, तुम्हारी मां ने मुझे वार्निंग दी थी, लेकिन मैंने नहीं सुनी। एना देखती है कि मैट का चेहरा बदल गया है। मैट फर्श पर गिरकर अजीब व्यवहार कर रहा है। एना चिल्लाती है और दरवाजे के बाहर आ गिरती है। फिर अचानक देखती है कि सुबह हो गई है। एना कुछ समझ नहीं पाती। कमरे का दरवाजा खोलती है, मैट वहां नहीं है। फिर एना हेलीकॉप्टर की आवाज सुनती है। एना और एलेक्स उस दिशा में दौड़ते हैं। पानी से मैट का बेहोश शरीर निकाला जा रहा है। शेरिफ, यानी उस समय अमेरिका में पुलिस अफसरों को शेरिफ कहा जाता था, इसे कहते हैं बोर्ड से गिरकर हड्डी टूटने की वजह से मैट की मौत हो गई। फिर भी हम मैट की मौत की असली वजह पता करेंगे। उसके बाद एना स्टीवन यानी उसके पापा को राचेल के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीवन बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहता एना की बात। अगले सीन में दिखता है कि एना एलेक्स से कह रही है कि जो मैं अब तक सपने समझती थी उनमें से कुछ सपने नहीं थे। कल मैट मेरी कमरे में आया था रात को। ये कहते हुए एना अपना हाथ एलेक्स को दिखाती है। देखा जाता है कि एना के हाथ पर उंगली के निशान हैं, जो दिखाते हैं कि हाथ को जोर से दबाया गया था। एलेक्स ये देखकर साफ हो गया कि एना सच में आत्मा को देख पा रही है। एलेक्स एना से कहता है कि सब कुछ राचेल के खिलाफ जा रहा है। हमें राचेल समर की असली पहचान पता लगानी होगी। इसके बाद एलेक्स ने आसपास के सारे अस्पतालों में फोन किया ये जानने के लिए कि क्या किसी अस्पताल में राचेल समर नाम की कोई नर्स काम करती थी या नहीं, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि राचेल एना और एलेक्स की मां की देखभाल के लिए नर्स के रूप में घर आई थी। हैरानी की बात यह है कि किसी भी अस्पताल ने राचेल समर नाम की नर्स का कोई पता या कोई खबर नहीं। स्टीवन के घर एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। अगले दिन रात को स्टीवन के घर एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। राचेल वहां मदद करने के लिए जाती है। बच्ची चिल्लाती है, अब तेरी बारी है। एना चिल्ला उठती है और धक्के से टेबल पर रखा खाना नीचे गिर जाता है। राचेल दौड़कर आती है और देखती है कि पार्टी में आए लोगों के लिए बनाया खाना नीचे गिरा हुआ है। राचेल सोचती है कि एना ने यह जानबूझकर किया है। राचेल गुस्से में चिल्ला उठती है और एना के पापा यानी स्टीवन अपनी बेटी के ऐसे व्यवहार को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। अगले दिन राचेल, एना और एलेक्स मैट के अंतिम संस्कार में जाते हैं, यानी मैट को दफनाने का आखिरी काम वहीं होता है। वहां एना फिर से उस छोटी लड़की को देखती है। साथ में 2 छोटे लड़के भी थे। एना उनके पीछे पीछे जाती है और ध्यान देती है कि 3 बच्चों की कब्रें हैं, जिनके नाम सैमुअल राइट, डेविड राइट और आयरिश राइट हैं। इसके बाद एना एलेक्स के घर जाकर नेट पर सर्च करती है और पता लगाती है कि ये तीनों बच्चे डॉक्टर हैरिसन राइट के हैं, जिन्हें कुछ साल पहले मिल्ड्रेड केम नाम की एक नर्स ने मार डाला था, और मारने से पहले बच्चों को नशे की दवाई दी गई थी। महबक दिया गया था। एना ने ध्यान दिया कि हैरिसन राइट की बीवी की गर्दन में एक मणिक की हड्डी लगी थी। वही हड्डी राचेल की गर्दन की हड्डी से मिलती थी। एना ने एलेक्स से कहा कि इसका मतलब है कि इन तीनों बच्चों का कातिल राचेल ही है, जिसका असली नाम मिल्ड्रेड कैंप है, और इसी वजह से उन बच्चों की आत्माएं बार बार मेरे सामने आ रही हैं। एलेक्स ने कहा, मिल्ड्रेड कैंप तो पुलिस के हाथ नहीं लगी है, तो हमारे पास मौका है। वो मणिक वाली माला पुलिस को देकर हम ये साबित कर सकते हैं कि राचेल नाम की वही महिला तीनों बच्चों की कातिल मिल्ड्रेड कैंप है। एना की ये बातें राचेल ने दरवाजे के बाहर से सुन ली थी। अगले दिन कुछ स्टीफन न्यूयॉर्क चला जाता है। उसी रात एना और एलेक्स मुख्तर की चीज चोरी करने की प्लान बनाते हैं। एना घर में घुसकर गाड़ी की चाबी लेकर मुख्तर की चीज लेने ही वाली होती है कि तभी राचेल आ जाती है। वो एना से कहती है, अगर तुम्हें ये चीज पसंद है तो ले लो, लेकिन जो तुम कर रही हो उससे कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी एना। एना जवाब देती है, हम सब कुछ जान गए हैं तुम्हारे बारे में।
राचेल हैरानी से एना की तरफ देखती है और उसे नींद की दवा देने की कोशिश करती है, लेकिन एना चिल को धक्का देकर ए जाती है और अलेक्जेंडर के पास जाकर देखती है कि राचेल ने पहले ही उसे नींद की इंजेक्शन दे दी है। अलेक्जेंडर बेहोश होने से पहले एना से कहता है कि माल्टा लेकर पुलिस के पास जाना है, लेकिन एना गाड़ी लेकर निकल जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर एना शेरिफ एमरिक से कहती है कि राचेल असल में मिल्ड्रेड केम है, जिसे पुलिस इतने दिन से तलाश रही है। साथ ही राचेल का माल्टा भी वह पुलिस वाले को दे देती है, लेकिन पुलिस उसे यकीन नहीं करता और सोचता है कि एना की फिर से दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए पुलिस आगे। वाह पुलिस। अब बिल, मैं बोले, तुम बैठो ठंडे दिमाग से, मैं मिस राचेल को फोन करके बता देता हूं कि तुम यहां आ गए हो। एना बोली, आप पहले मेरे घर जाइए, राचेल मेरी बहन को नहीं छोड़ेगी। पुलिस अफसर एना की तरफ गंभीरता से देखते हुए बोले, चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं होगा। इसके बाद दिखाया गया कि एना थाने में इंतजार करते करते सो गई। अचानक उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी मां सामने बैठी है, लेकिन जब उसकी मां का चेहरा उसके तरफ धीरे धीरे आ रहा था तो वह चेहरा बदलकर राचेल का हो गया। मतलब एना को हेलुसिनेशन हो रहा था। राचेल पुलिस अफसर एमडी की मदद से एना को इंजेक्शन देकर देती है और उसे लेकर घर चली आती है। घर आकर राचेल एना से कहती है, जानती हो मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, इसलिए एक बेटी होने की खुशी मैं कभी नहीं पा सकूंगी। सोचा था कि तुम मेरी वो उम्मीद पूरी करोगी, लेकिन आज के बाद तुमने वो भी होने नहीं दिया। एना ध्यान देती है कि पास की मेज पर एक चाकू रखा है। बहुत कोशिश करती है चाकू लेने की, लेकिन नहीं कर पाती। फिर एना देखती है पीछे से एलेक्स आ रहा है। तब तक दवा के कारण एना सो जाती है। फिर जब एना की नींद खुलती है तो वह चारों ओर खून और खून के धब्बे देखती है, जो बिल्कुल बाहर तक फैले हुए हैं। डस्टबिन अभी भी वहीं है। एना को बहुत डर लगता है। जैसे ही डस्टबिन खुलता है, एना देखती है कि राचेल का शव पड़ा है और उसके पास एलेक्स खून से लथपथ चाकू हाथ में लेकर खड़ा है। एलेक्स को कहते सुना जाता है कि और कोई रास्ता नहीं था एना, यही आखिरी रास्ता था। तभी स्टीवन वहां आ जाता है। एना दौड़ती हुई स्टीवन के पास जाती है और कहती है, राचेल ने हमारी मां को मार डाला, उसने और 3 बच्चों को भी मारा है, और वो हमें भी मारना चाहती थी। इसीलिए बचने के लिए एलेक्स ने राचेल को मार दिया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है पापा। स्टीवन एना की बात सुनकर हैरान रह जाता है। इसके बाद हियर जो कुछ भी उसने कहा उसे सुनकर एना ठिठक गई। एलेक्स तो उस दिन तेरी मां के साथ मर गया था, उसी दिन बोट हाउस में, और देखा गया कि चाकू एलेक्स के हाथ में नहीं बल्कि एना के अपने हाथ में था। फिर एना को सब कुछ याद आया कि उस दिन पार्टी से आने के बाद जब एना ने राचेला को स्टीवन के करीब देखा तो वह बहुत गुस्सा हो गई थी और बोट हाउस जाकर तेल के टैंक में तेल भरते हुए पहले घर में आग लगाने के लिए पंप बंद करना भूल गई थी, जिससे तेल नीचे गिरने लगा। उसी समय एलेक्स वहां आया था एना से पूछने के लिए कि वह इतना। एना गुस्से में थी, कुछ बोले बिना घर की तरफ चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ टैंक के सामने रखा एक लैंप गिर गया, जिससे तेल के टैंक में आग लग गई और टैंक फट गया। एलेक्स और उनकी मां उसी आग में जलकर मर गए। एना ये सब देख पाई और बेहोश हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसने तेल के टैंक को वहीं खुला छोड़ दिया था। साथ ही एना ने मैट को पहाड़ से धक्का भी दिया था। क्यों धक्का दिया? क्योंकि उसकी वजह से उस बोट हाउस में आग लगी थी और उसकी मां की मौत हो गई थी। इसका एकमात्र गवाह मैट था, इसलिए X5 में को भी उसने मार डाला था और राचेल को भी मेज के पास रखे चाकू से एना ने मार दिया। फिर आखिरी सीन में दिखता है कि पुलिस एना को लेकर जा रही है, लेकिन एना की आंखों में कोई डर नहीं है, ना ही कोई गुनाह का एहसास। उसके चेहरे पर एक ठंडा सा भाव है। उसे उसी अस्पताल ले जाया जाता है जहां से पहले सीन में उसे छोड़ा गया था। जब वो डॉक्टर उसके पास आता है तो एना उससे कहती है कि जो मैंने शुरू किया था उसे मैंने पूरा कर दिया। डॉक्टर अजीब तरीके से एना को देखता रहता है और दिखता है कि वो पागल जो उसे जाने नहीं देना चाहता था उसका रूम। दरवाजे के बाहर लिखा था मिल्ड्रेड कैम। मतलब ये पागल लड़की असल में मिल्ड्रेड कैम ही थी, जिसने बच्चों को मारा था। राचेल ने हत्या नहीं की थी और पुलिस को स्टीफन से पता चला कि राचेल का असली नाम राचेल कोंस्की था। राचेल सामर नहीं थी। अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बचने के लिए राचेल ने अपना नाम और पहचान बदल ली थी और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। अब सवाल ये उठता है कि एना सच में मानसिक तौर पर बीमार थी या ये सब उसका ही प्लान था। इस कहानी के हम 2 पहलू देखते हैं, जहां से हमने शुरू किया था। वहीं शुरुआत में दिखाया गया कि एना उस दिन रात की सारी बातें याद नहीं कर पा रही थी, फिर पेगा से आप देख पाएंगे, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि एना ने ही ये सारे हत्या किए थे। बात यहां साफ कर देता हूं, असल में एना को 2 तरह के मानसिक रोग थे।
एक था सेवर सिजोफ्रेनिया, मतलब मानसिक तौर पर सोचने का तरीका बदल जाना, और इसके कारण उसे तरह तरह के हॉल्यूसिनेशन होते थे, मतलब काल्पनिक चीजें दिखती थीं, जो कि शुरू से ही एना को दिखती थीं, कभी उसकी माँ कभी वो बच्चे। और दूसरा रोग था डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी एक ही इंसान के कई अलग अलग रूप होना। एक बार वो कातिल के रूप में सबको मार रही थी एक के बाद एक, और फिर सामान्य लड़की के रूप में वो अपनी काल्पनिक मृत बहन के साथ समय बिता रहा था। और इसी वजह से पूरी फिल्म में न तो स्टीवन ने एलेक्स के बारे में कोई बात की और न ही राचेल ने, क्योंकि एलेक्स का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो कोई उसके बारे में क्यों बात करता। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो मैं समझाता हूं, वो ये है कि मिल्ड्रेड कैम, जिसने 3 बच्चों को मार दिया था, वो ये